नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कालाबाजारी और जमाखोरी से जुड़े कानूनी प्रावधान पर जानकारी देंगे। कालाबाजारी और जमाखोरी एक ऐसा नासूर है जिसकी मार जनता पर सीधे पड़ती है। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया था और इसके तहत केंद्र राज्य सरकारों के माध्यम से कुल 8 श्रेणियों की वस्तुओं पर नियंत्रण रखती है। केंद्र इस कानून में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों को नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए कहता है और जिसके तहत वस्तुओं को स्टॉक यानी जमा करने की एक सीमा तय की जाती है और सामान के आवागमन पर नजर रखी जाती है। इसके जरिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया जा सकता है और वस्तुओं के उत्पादन पर लेवी या कर भी लगाया जा सकता है। जब कभी राज्यों ने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया है, ऐसे हजारों पुलिस केस दर्ज किए गए जिसमें नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के आरोप थे। अब सरकार ने इसमें संशोधन करके अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को धारा 3 की उपधारा 1 के दायरे से बाहर कर दिया गया है और जिसके तहत केंद्र को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण पर नियंत्रण करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। आप फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कानूनी राय इस विषय पर ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने से जुड़े कानून की जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ऋषिपाल जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है? देखिए वक्ता, सामान्यतः सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि व्यापार से संबंधित जितनी कार्रवाई होती है वो निर्बाधित रूप से चलती रहे और सरकार उन पर बहुत ज्यादा नियंत्रण न लगाए। व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ता रहे और उसको किसी तरह का नियंत्रण न हो और वो वस्तुएं अपने हिसाब से मांग और सप्लाई के हिसाब से, जो डिमांड और सप्लाई है उसके हिसाब से चीजों का उत्पादन और बाजार के अंदर आए। लेकिन इन सबके बावजूद भी कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत असेंशियल होती है। अगर उन वस्तुओं का उत्पादन, उन वस्तुओं का नियंत्रण, उन वस्तुओं का वितरण जो है सरकार उनकी अपनी देख रेख कुछ नहीं करे तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य नागरिक होता है, सामान्य नागरिक को उसके बहुत गहरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो कानून है वो आवश्यक जो वस्तु अधिनियम है उसको बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की कैटेगरी में रखेंगे जो समय पड़ने पर सरकार उनका नियंत्रण कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया खाद्यान्न है, तेल है, वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्य सूची का ये विषय होता है कि हर राज्य अपने हिसाब से जो आवश्यक वस्तु होता है उनकी सूची बनाता है कि कौन कौन सी सूची जो है उसके राज्य में आवश्यक वस्तु की सूची में आती है। तो उनको नियंत्रण जो है समय समय पर उनको घटाया बढ़ाया जाता है। तो इस अधिनियम की तरफ ये देखा जाता है कि वस्तुओं का जो उत्पादन है वो ठीक से हो और उसके बाद उसका वितरण ठीक से हो और जो ऐसे व्यापारी हैं जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कालाबाजारी करते हैं या आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं या मान लीजिए उसको वैल्यू से ज्यादा बेचते हैं या मिलावट करते हैं, तो ये अगर ऐसे होल देखा जाता है तो कोशिश यही होती है कि आवश्यक वस्तुएं जो है उनको निर्बाधित रूप से और बिना किसी परेशानी के सही रेट में वो जनता के पास पहुंचती रहे। इसके लिए ही ये आवश्यक जो वस्तु अधिनियम को 1995 को लाया गया। उसके बाद लगातार इसमें संशोधन भी इसमें होते रहे हैं क्योंकि वो वस्तुएं जो है उस समय पर समाज के हिसाब से उनमें परिवर्तन तो होता रहा है और वस्तुओं के बाद धीरे धीरे क्या है उसके अंदर सर्विस भी जुड़ती चली गई है। तो इसलिए लगातार ये अधिनियम जो है बहुत आवश्यक हो गया।
जी ऋषिपाल जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? साथ ही साथ अभी आपने बताया भी कि भारत में आवश्यक वस्तुएं क्या क्या है, मैंने भी बताया, लेकिन एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में आवश्यक वस्तुएं क्या हैं? देखिए, यही जो आवश्यक वस्तु है उस लक्ष्य को बताते हैं। हमारे एक मानव के लिए समझ लीजिए या एक सामान्य नागरिक के लिए जो आवश्यक वस्तु है, जो सबसे पहला जैसे आपने बताया खाद्यान्न जो है, जो अनाज है, वो तिलहन है, ठीक है, और क्या नाम है, जो दवाइयां हैं, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, जिसको जो विशेष तौर पे दवाइयों को ना लेके वो अलग लॉ में आता है, जो खाद्य पदार्थ है जिसके अलावा किसी भी सामने कोई भी नागरिक है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, विशेष तौर पे गरीबों के लिए देखा जाता है जो उनके जीवन की आवश्यकता है, यानी उसके बिना उनका जीवन यापन हो ही नहीं सकता, वो सभी की सभी जो है खाद्य वस्तु होती है। उन्हीं के अंदर बाद में जो है पेट्रोलियम को शामिल किया गया, उर्वरक जो है उनको शामिल किया गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन से डायरेक्टली जो जुड़ी हुई है। अगर इनका कंट्रोल सरकार नहीं करेगी तो इनके जो परिणाम है वो बहुत गहरे होंगे, और जो लोग अगर उससे परेशान होते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी समाज जो है वो चरमरा जाता है। तो इसीलिए लगातार उनके ऊपर नियम बनाए जाते हैं और लगातार उनमें संशोधन किया जाता है, और लक्ष्य यही होता है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक तक जो आवश्यक जो वस्तु है वो हर नागरिक तक पहुंचे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हर सरकार का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति है उसको भी कम से कम जो आवश्यक वस्तु है वो मुहैया हो। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, लगातार नियम बनते रहते हैं कि जो आम जनता है उसको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए कानून नियम बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस सामने आते हैं और हम देखते हैं। उसी के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात की जाए तो 1955 के तहत इसमें सजा का क्या प्रावधान है? देखिए, सजा जो है इसमें अधिकतम जो सजा की हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इसके आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो नोटिफिकेशन जारी होता है कि आप फला चीज, कोई भी खाद्यान्न है या कोई और चीज है, उसको आप इस एक क्वांटिटी से ज्यादा अपने पास जमा नहीं कर सकते, तो अधिकांश जो है कुछ कई बार जाने में अनजाने में गलती, तो अधिकतम सजा का प्रोविजन जो है इसमें 7 साल तक का है। लेकिन जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है तो कोर्ट उसके हिसाब से देखता है कि पहला अपराध है तो उसमें जुर्माना भी है, या कम सजा भी है, या एडमोनिशिंग भी है, तो अधिकतम सजा का प्रावधान जो 7 वर्ष इसलिए रखा गया कि जो व्यक्ति लगातार अपराध में लगे हुए हैं और ऐसी आवश्यक वस्तुएं अपने पास जमाखोरी करते हैं जो कि अगर वो करते हैं उससे बहुत बड़े पैमाने पर समाज के अंदर जो प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने उदाहरण के लिए अगर आप बात करते हैं तो कुछ समय पहले जब कोविड आया था, तो कोविड के अंदर ये एक्ट है बहुत असेंशियली, बहुत इम्पोर्टेंटली इसने पार्ट किया। उसके अंदर जो मास्क थे, मास्क भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे, उसमें सैनिटाइजर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये सारी चीजें जो एज ए होल हम देखते हैं तो इन सभी चीजों को देखा जाता है, और ऐसे इसी हिसाब से अगर उस समय के भोजन भी जो उत्पादन है वो भी बहुत कम होता, तो ऐसी स्थिति में जो खाद्यान्न है उसको भी राशनिंग हो रही थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार उस अपराध को कर रहा है तो अधिकतम सजा का प्रोविजन जो है वो 7 वर्ष तक का है। जी ऋषिपाल जी, अब अभी आपने जमाखोरी की बात की, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के बीच में क्या फर्क है? देखिए, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग सामान्यतः लोग एक जैसी बात समझते हैं, लेकिन दोनों में अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा फर्क है। जमाखोरी में क्या होता है कि कोई भी व्यापारी जो होता है वो किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का या कोई भी आइटम जो है उसका अपने पास इतना ज्यादा स्टॉक करता जाता है, एक तो जितनी उसको परमिशन नहीं होती, जितनी परमिशन उसको मिल रखी है, जितना परमिट उसके पास है, उससे ज्यादा वो स्टॉक करता चला जाता है। और उसका एक स्टॉक करने का उद्देश्य ये होता है कि जिससे कि मार्केट के अंदर जब वो जमा करता जा रहा है, मार्केट के अंदर जो है वो एक आर्टिफिशियल एक महंगाई पैदा हो जाए, यानी उसकी रेट एकदम से ज्यादा बढ़ जाए। हाँ। वो जमा अपने पास मान लीजिए जमा करता जाएगा तो नेचुरली क्या होगा कि समाज के अंदर या मार्केट के अंदर उसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। जब सामान्यतः सप्लाई कम हो जाती है तो रेट जो है बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पहलू आपने पूछा, जो काला बाजारी पूछा, वही जो पदार्थ जो आर्टिकल मान लीजिए 100 रुपए का खरीदा है, उस 100 रुपए का आर्टिकल 200 का, 300 का, 400 का, यानी उसकी जो सामान्य कीमत है उससे कहीं ज्यादा उसको बेचना, ये एक काला बाजारी है। यानी जो सामान्य कीमत जो दी जा रही है, सामान्य कीमत, और अगर वो मार्केट में चलता होता तो उसकी कीमत कुछ और होती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों प्रोसीजर को अपनाया गया
पहले उसको स्टॉक किया गया, स्टॉक करने के बाद जो है उसकी कीमतें बढ़ गई, तो आवश्यक कीमत जो है उससे कई ज्यादा कीमत जब बढ़ रही है तो उस पर उसको बेचा गया। तो ये जो है ये कालाबाजारी और पहली स्थिति जो है वो जमाखोरी की। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं ऋषिपाल जी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से काफी जो कीमतें होती हैं वो आसमान छूने लगती हैं, क्योंकि लगातार पहले स्टॉक किया जाता है और फिर उसी आइटम को बाहर मार्केट में ब्लैक मार्केट किया जाता है, जिससे आम जनता को वही चीजें काफी महंगे दामों में खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, अधिक कीमतें हैं, उनकी बात की जाए तो इनकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं? देखिए, जब भी आपको ये लगता है कि जो किसी भी चीज की जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, हर पदार्थ के ऊपर एक MRP लिखा हुआ होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि उसका जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है वो उससे ज्यादा कोई दुकानदार जो है वो वसूल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक तो सामान्य तौर पर जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो संघ है वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने पिछली बार अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, जो कोविड का उदाहरण दिया था, तो बीच बीच में सरकार क्या करती है, परिस्थितियों को देखते हुए नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो जारी करती है कि फला चीज जो है उसको उसकी कीमत ये रखी जाएगी, इससे ज्यादा कीमत उसकी कीमत नहीं हो सकती। तो जब भी वो ऐसे उस नोटिफिकेशन का कोई वायलेशन होता है तो जो हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके अलावा जो नोटिफिकेशन में जो 188 की जो IPC धारा बनती है और बनती है, तो वो भी साथ में जुड़ जाते हैं और वो नोटिफिकेशन पे भी जो है अपने आप में अपराध बनता है और उसके अंदर भी बहुत सारी जो है FIR दर्ज होती है, लोग अरेस्ट होते हैं। अभी तक जो कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, रैड नोटिफिकेशन हुआ, आज तक वो FIR चल रही है और अभी तक उन ट्रायल को लोग फेस करने और भविष्य में अगर साबित होता है कि उन लोगों ने जमाखोरी की थी या मालिक कालाबाजारी की थी, तो निश्चित तौर पे जो है उन सबको सजा होगी। जी बिल्कुल, आज हम आपको जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या आप इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, राय मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से इस बारे में राय मशवरा कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, सरकार के पास इन सब चीजों को लेकर क्या शक्तियां हैं कि वो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बाधित होने से रोकें? देखिए, सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है, इसमें वो जो अस्मा होता है वो विशेष तौर पे अगर सर्विस एक्ट की बात करें तो अलग है, और ये जो वस्तु है जो किसी भी तरह से उनकी सप्लाई को अगर बाधित करने से सरकार को रोकना है, तो सरकार को सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे जिनको भी जमाखोरी के लिए जिनको भी वो व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे दिए, तो उनको लाइसेंस देने के लिए जो भी उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जो भी उनके पास जमा करने के या स्टॉक करने के जो उनके पास पैरामीटर्स है, वो कितना स्टॉक्स कर सकते हैं और उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो लगातार उसकी मॉनिटरिंग जो होती है, जो SDM कंसर्न होता है एरिया का, वो लगातार मॉनिटरिंग करता है कि जो आसपास की जो भी व्यापारी हैं या मान लीजिए जो भी वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो उस असेंशियल वस्तु से ज्यादा जो एक सीमा तय की गई है उससे ज्यादा तो स्टॉक नहीं कर रहे। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जो है, अगर मान लीजिए सरकार को ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा स्टॉक कर रखा है, तो तुरंत उस स्टॉक को रिलीज करा के उस स्टॉक को जो सरकारी खाते में जमा करा के उसको इस्तेमाल करने वाली बात है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो वाली बात है कि जो जितनी लगातार जो विजिलेंस होती है, विजिलेंस की जो लगातार इंक्वायरी होती है, वो हर समय पीरियोडिकली होती है। वो लगातार वो विजिलेंस की इंक्वायरी और लोगों को पता रहे कि भाई जो उनके पास की जा रही है, जो उनके पास इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी के हिसाब से वो जमाखोरी तो नहीं करी। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हमारे भी न्यूज़पेपर है या मीडिया है, उसमें लगातार ऐसे जो कानून होते हैं उनके प्रावधानों पर लगातार से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, जिससे कि जनता भी जागरूक हो सके कि उनके अपने अधिकार क्या हैं। अगर उनको पता लगता है किसी व्यक्ति ने या किसी व्यापारी ने समय से ज्यादा या सीमा से ज्यादा कोई स्टॉक कर रखा है या वो व्यापारी उस MRP ज्यादा उस वस्तु को बेच रहा है, तो जनता भी उसका विरोध कर सके। एक इम्पोर्टेंट ये है कि विरोध करने का जो तरीका है या उनको शिकायत दर्ज कराने का जो तरीका है, वो इतना इजी होना चाहिए कि पब्लिक को ये ना लगे कि अगर मैंने शिकायत दर्ज कराई तो मेरे ऊपर एक केस की जिम्मेदारी आ गई और वो पूरा केस मुझे भुगतना पड़ेगा या मेरी उस व्यापारी से एक पर्सनली एक दुश्मनी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं समाज के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, तो जमाखोरी को, कालाबाजारी को रोका जा सकता है, सुचारू रूप से इस काम को किया जा सकता है।
जी ऋषिपाल जी, ESMA यानी कि इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट क्या है और इसकी महत्ता क्या है? मतलब पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो फील्ड था, लगातार जब भी इकोनॉमी की बात हुआ करती थी तो ये बात हुआ करती थी भाई मैन्युफैक्चर कौन कौन से पदार्थ जो वस्तु मैन्युफैक्चर हो सकती है, क्या हो सकता है। पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर बड़ी तेजी से जो है बढ़ा हुआ है, बड़ी तेजी से सर्विस की बहुत बड़ी मार्केट जो है, सर्विस मार्केट जो आगे बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में जो सर्विस है वो भी अपने आप में जितना प्रोडक्ट होता है उतने ही महत्वपूर्ण हो गई है। और उन सर्विसेज के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो बहुत असेंशियल्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो पेट्रोलियम की सर्विस, जो पेट्रोलियम सप्लाई करने की है, या डॉक्टर्स की सर्विस है, या मान लीजिए नर्सिंग को सर्विस प्रोवाइड करती है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो उसकी असेंशियलिटी है उसको लगातार बनाने के लिए सरकार ऐसे नियम पास करती है कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई ग्रुप बना लिया है और वो सर्विस और सेवा को रोक रहे हैं, या मान लीजिए डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दिए, सपोज कीजिए कोई भी रीजन रहा हो, डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं, या मान लीजिए जो नर्सेज है वो स्ट्राइक पे चली गई हैं, या बस कर्मचारी है वो स्ट्राइक पे चले गए हैं जो यातायात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक पावर है कि जो अस्मा के तहत जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है उसके तहत जो है वो उसको लागू करके और उन सर्विस को वो दोबारा से जो है उनका जो दोबारा से उनको चालू करे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके अंदर सजा का प्रोविजन भी है, डिटेंशन का भी है। ऐसे व्यक्ति को रोका जा सकता है जिससे कि बाकी लोग जो है उन सर्विस को कराने के लिए उनकी जिम्मेदारी है तो सर्विस को दोबारा से सुचारू रूप से वो लोग चलाएं। जी बिल्कुल। इस एक्ट या कानून के तहत सरकार या प्रशासन के पास किसी व्यक्ति के डिटेंशन की क्या शक्तियां हैं? बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मान लीजिए डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी है और डॉक्टर्स के 1 या 2 या 4 आदमी ऐसे जो उनके मान लीजिए नेता है और वो स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको खत्म नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में या मान लीजिए ट्रैफिक की बात करते हैं या मान लीजिए नर्सिंग की बात, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो असेंशियल सर्विसेज है और कुछ लोग उसको जो सुचारू रूप से करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उसको रोक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये राइट है, ये अधिकार होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी होता है, पुलिस को भी होता है कि ऐसी स्थिति में जो असेंशियल सर्विसेज को रोक रहा है उसको डिटेन किया जा सकता है और तब तक डिटेन किया जा सकता है जब तक वो सर्विस सुचारू रूप से नहीं हो जाती और उसको फिर चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। और फिर भी अगर वो नहीं मानता तो फिर अल्टीमेटली उसको केस रजिस्टर करके उसको कस्टडी के अंदर ही भेजा जा सकता है। जी ऋषिपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी बेहतर जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।